हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, इस थ्योरी में बताया क्या गया है। जैसे कि मान लो मैंने दो रिएक्टेंट लिए ए और प्लस ए बी, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैंने मान लिया A2 प्लस बी बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे ये दोनों कोलिजन के थ्रू प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसी बात को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो बच्चों देखो, यहां पर अगर A2 बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इनके बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, है ना। और इसके बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसके बीच का बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड जब भी बनता है तो एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, रिलीज होती है। बट अगर तुम्हें इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना भी है साथ में, और बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये बनेगा कब, जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो क्या करे, उसके बॉन्ड को तोड़ दे। यानी ऐसा कोलिजन हो जिसके बीच में ये वाला बॉन्ड टूट जाए और ये वाला बॉन्ड बन जाए। यानी जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो एक इन्होंने ऐड किया कि एक फैक्टर क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो एक फैक्टर को तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा। कौन सा फैक्टर होता है, तो पहला फैक्टर है ये एनर्जी फैक्टर। यानी जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ एनर्जी फैक्टर यानी रिएक्टेंट की एनर्जी के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो सिर्फ एनर्जी फैक्टर के पूरा होने से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो दूसरी बात क्या होगी कि यहां पर रिएक्टेंट का प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब क्या होगा, देखो बच्चों, अगर ये दोनों से ये प्रोडक्ट बनाना है तो ध्यान से देखो आप लोग, अगर मान लो ऐसा कोलिजन हो जाए, मान लो, तो बताओ बच्चों, क्या यहां पर क्या होगा, इसके बीच का बॉन्ड टूट जाए, इसके बीच का बॉन्ड बन जाए, तो क्या बताओ यहां पे A2 बनेगा, मुझे तो A2 बनाना है ना, नहीं बनेगा, ये इससे नहीं बनेगा। यानी ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर बच्चों ये A ऐसे कोलाइड कर जाए और ये ऐसे कोलाइड कर जाए और इसके बीच का बॉन्ड टूट जाए, इसके बीच का बॉन्ड बन जाए, तब क्या होगा, A2 और B बन जाएगा। यानी ये क्या होगा, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो एनर्जी फैक्टर यानी एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए, और दूसरा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए रिएक्टेंट का, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो रिएक्टेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, चाहे दोनों ना हो चाहे एक भी ना हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। जैसे मान लो कि एनर्जी बैरियर क्रॉस हो गया, ओरिएंटेशन प्रॉपर था ही नहीं, तब भी क्या बोलोगे, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। अगर मान लो एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं हुआ लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन था, फिर भी क्या बोलोगे, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। यानी ओरिएंटेशन तो प्रॉपर था, यानी कोलाइड तो करा, लेकिन ये इसके बीच का बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाया, तो बताओ क्या A2 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनाना है तो क्या होगा, तुम्हारा प्रॉपर क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, एनर्जी बैरियर क्रॉस भी होना चाहिए, या फिर ओवरऑल बोल सकते हो कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को। तो बच्चों यहां पर यही बताया गया है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो रिएक्टेंट के में कोलिजन तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सारे के सारे कोलिजन क्या होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव हों
तो रिएक्शन क्या होगी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ फाइनाइट टाइम लगता है, क्योंकि सारे कोलिजन क्या होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो, अभी तक जितना भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है उसको थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया है कि नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं पर सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। मैक्सिमम कोलिजन क्या होते हैं, नॉन इफेक्टिव होते हैं। तो वही देखो लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑब्जर्व पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 27, और 10 की पावर 27 बहुत ही बड़ा नंबर है, यानी पर सेकेंड पर यूनिट टाइम में, है ना। और एट रूम टेम्परेचर पर 10 की पावर 27 कोलिजन होते हैं, लेकिन सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो वही देखो लिखा हुआ है, अगर सारे कोलिजन इफेक्टिव होंगे तो रिएक्शन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, इफ ऑल ऑफ दिस कोलिजन आर इफेक्टिव देन रिएक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बट नॉर्मली रिएक्शन रिक्वायर फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोलिजन आर नॉन इफेक्टिव। तो रिएक्शन टाइम लेती है कुछ, क्यों लेती है, क्योंकि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। मैक्सिमम कोलिजन क्या होते हैं, नॉन इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, और तो कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो देखो लिखा हुआ है, फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव इट शुड ओवरकम टू टाइप्स ऑफ बैरियर। कौन कौन सा, एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर को। तो एनर्जी बैरियर मतलब जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड की एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए रिएक्टेंट का। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों देखो, जितनी भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि A प्लस AB ये दोनों रिएक्टेंट है और A2 प्लस B ये दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए दो टाइप के बैरियर क्रॉस होने चाहिए, एक एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। तो देखो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ चेक करना है कि किसमें दोनों बैरियर क्रॉस हो रहे हैं। तो बच्चों देखो फर्स्ट वाले में देखो यहीं पर फेल हो गया। मैंने बोला था एनर्जी बैरियर क्रॉस होने के लिए रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, थर्ड ऑप्शन देखो, एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, यानी एनर्जी बैरियर तो क्रॉस हो गया। लेकिन देखो यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। अगर ऐसे कोलिजन होगा तो AB बनेगा ना कि A2 बनेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन में आओ, देखो यहां पर देखो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी बैरियर तो क्रॉस हो गया है ना। अब देखो यहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है। जब ऐसे कोलिजन होगा तो जब रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा और ये वाला बॉन्ड बना देगा, तो A2 प्लस B बन जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है, एक तो एनर्जी बैरियर क्रॉस होना चाहिए एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए रिएक्टेंट का। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। और बच्चों देखो ध्यान से, यहां पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। मैं ये बोल रहा हूं यहां पर देखो ये इफेक्टिव कोलिजन है, तो मैं लिख देता हूं ये कोलिजन क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है। अगर बात करूं ये वाला कोलिजन क्या होगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा। ये वाला क्या होगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो
ये वाला कोलिजन तो इफेक्टिव हो गया, या क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन ये दोनों क्या है तुम्हारे नॉन इफेक्टिव कोलिजन है। क्या बताओ बच्चों, इन दोनों में किसी भी कोलिजन को तुम इफेक्टिव बना सकते हो? थर्ड वाले को तो तुम नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम सबका एक एक मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं करोगे ना, कि हाँ से ओरिएंटेशन चेंज करोगे, इतना आसान थोड़ी ना होता है। तो तुम ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम इस वाले कोलिजन को भी इफेक्टिव बना सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। यानी अगर तुम रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा दो, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम है ना, यानी यहां पर ओरिएंटेशन तो प्रॉपर है, लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड की एनर्जी से कम है, यानी एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा है। अगर तुम रिएक्टेंट की एनर्जी थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी दे दो जिससे वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाए, तो एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाएगा, और एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाएगा, ओरिएंटेशन पहले से ही क्रॉस है, इसका मतलब क्या होगा, ये कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों देखो, इसको हम लोग इफेक्टिव बना सकते हैं, यानी इसको मैं एक्स्ट्रा एनर्जी दे दूं, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी यहां पर क्या है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है, कम है, यानी इसको तुम्हें इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी रिएक्टेंट को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाएगा। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, ये मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इस पार्ट को नोट करिए। तो बच्चों देखो, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बाकी समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट करके बता देना, समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट करके आप बताना, ठीक है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे उसका। तो बहुत ही ध्यान से सुनो, देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर, जैसे कि बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब A प्लस AB, जब ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनाया था मैंने, A2 और प्लस B बनाया था। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने क्या लिया था कि यहाँ पर मैंने बोला था कि ये A है, रिएक्टेंट है, जब इसके साथ कोलिजन करेगा, किसने बताया था, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हम लोगों ने। जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर ये A2 बन जाएगा, है ना, और ये B हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो ऐसा बन जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जबकि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। मतलब यहाँ पर बीच में एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा, है ना, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या होगा, वहां पर एक स्टेट ऐसी होगी इन दोनों के बीच में जहां ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, बन रहा होगा, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में क्या होता है, मतलब यहाँ बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा, तो तुम्हें क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी पहले एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मतलब एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी, समझ में आ रहा, मतलब इसका मतलब आपसे देखो ऐसा ग्राफ पूछा जाएगा। ग्राफ मतलब क्या होगा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर देखो मैं सेकंड ग्राफ और बना रहा हूं, यहाँ पर ये ग्राफ क्या होगा, ये भी होगा एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये रिएक्टेंट की एनर्जी है ना, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के पास एनर्जी होगी। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जब ट्रांजिशन स्टेट आएगी तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना है, तो एनर्जी क्या होगी, तुम्हें देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। कब तक, ट्रांजिशन स्टेट तक। उसके बाद बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब रिलीज हो गए में दो केस है, हो सकता है कम वैल्यू रिलीज हो, या फिर एक केस ये हो सकता है कि एनर्जी क्या हो, तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट तक तो आ गया है, उसके बाद एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो।
समझो बात को, ये जो एनर्जी किसकी एनर्जी है, ये एनर्जी रिएक्टेंट की है, ये एनर्जी रिएक्टेंट की है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट क्या होगा तुम्हारा, देखो पहले यहाँ पे जब कोलाइड करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, एब्जॉर्ब होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो वही देखो मैंने बढ़ा दी है दोनों साइड में। अब बढ़ेगी, अब जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जब रिलीज होगी तो हो सकता है कम रिलीज हो सकता है ज़्यादा रिलीज हो। यानी एक केस ये हो सकता है कि जितनी एब्जॉर्ब हुई हो उससे ज़्यादा रिलीज हो जाए, या एक केस ये हो सकता है कि जितनी एब्जॉर्ब हुई हो उससे भी कम रिलीज हो। इसलिए मैंने 2 केस ले लिया, ठीक है। यह भी हो सकता है कि जितनी एब्जॉर्ब हुई हो उतनी रिलीज हो जाए, बट ऐसे केस देखने को बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, ना के बराबर। तो यहाँ पर हो सकता है कम रिलीज हो या हो सकता है ज़्यादा रिलीज हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एनर्जी है किसकी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है किसकी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। यहां तक भी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूं, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। ये हम लोगों ने कब पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको याद होगा क्लास 11th में। तो इसके बीच के डिफरेंस को तो हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। यानी इसके बीच के डिफरेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। यानी डेल्टा एच में लिख देता हूं, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच बीच का डिफरेंस होता है। किसके बीच का डिफरेंस होता है, EP माइनस ER, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो मैं बताओ बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्टेंट की वैल्यू कम है, यानी यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है लिखने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ बताओ बच्चों, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो बच्चों, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, यानी यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आपसे ग्राफ पूछेगा कि बताओ बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन ग्राफ क्या है। तो ये पहाड़ियों वाले ग्राफ जो बने हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का है, जबकि ये वाला ग्राफ क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट वाले से, जबकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट वाले से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, जब रिएक्शन मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो ये जो क्या होता है, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। किसकी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन की। जबकि अगर मान लो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। तो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तब ये वाली क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। बड़ी किसकी होती है, ये होती है बैकवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। वैसे सेम देखो यहाँ पर, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। बट अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो बैकवर्ड भी जाएगी, बैकवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। तब उस केस में क्या होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी किसकी, बैकवर्ड डायरेक्शन की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। ये जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, EP माइनस ER होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। और वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, या फिर EF EB के टर्म में भी लिख सकते हो कि डेल्टा एच क्या होता है। देखो डेल्टा एच क्या होगा, देखो ये डेल्टा एच है ना, ये वैल्यू डेल्टा एच है, तो ये इतना और ये माइनस कर दो तभी तो डेल्टा एच आ गया। डेल्टा एच ये है और ये पूरा ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, तो यह बोल सकते हो कि ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड के बीच के डिफरेंस को भी क्या बोलते हैं हम लोग, बैकवर्ड के डिफरेंस को डेल्टा एच बोलते हैं। चाहे वो ये हो चाहे ये हो, यहाँ पे भी देखो डेल्टा एच क्या होगा, ये फॉरवर्ड में से ये बैकवर्ड माइनस कर दो, है ना। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू देखो क्या आएगी, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है,
जबकि यहाँ पे अगर तुम निकालोगे ये फॉरवर्ड छोटा है, ये बैकवर्ड बड़ा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा कैसे निकालोगे, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड से, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक होगी तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, एंडोथर्मिक होगी तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो ये लिख लो, मैं आगे अभी क्वेश्चन ये यूज करने वाला हूं, फिर पूछना मत कि सर ये कहाँ से आया, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।